कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खास आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक पहलू के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए ये पूरा का पूरा सेशन हम आपके साथ साझा करते हैं ताकि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से जो खास एक विशेष पहलू होता है वो आप सब तक पहुंचाया जा सके। क्रम की अगर बात की जाए, श्रृंखला की अगर बात की जाए तो आज के क्रम की शुरुआत यहीं से करेंगे इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभाग्य विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी क्रम के साथ ही आज के क्लास की शुरुआत भी करते हैं। क्रम की अगर बात की जाए, श्रृंखला की अगर बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न आप सबके सम्मुख है, जवाब करने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। मृदा अर्थात मिट्टी की जब बात की जाए प्रदेश में, अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो हमारे यूपी में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। केवल एक प्रकार की पाई जाती है, ये 5 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारे यहाँ पे मृदा, सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं मृदा की जब बात की जाए, मृदा या जिसको हम सॉइल के रूप में जानते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मृदा जो है, मृदा अपने आप पे काफी महत्वपूर्ण होता है। खास करके जब हम अपने यहाँ पे बात करते हैं किसको लेकर के, पौधे को आधार देने के लिए। मुख्यतः ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, पौधे को आधार देता है। इसके संदर्भ में इस चीज को अगर आपके मन में है ये मिथ्या, तो इस बात को यहीं पे समाप्त कर दिएगा कि पेड़ पौधे का जो उगना संभव होता है वो मिट्टी के कारण होता है, कभी नहीं। पेड़ पौधों का उगना जो संभव होता है वो होता है बेसिकली तापमान, वहाँ पे नमी, आर्द्रता, सिंचाई और वहाँ की वायुमंडलीय गतिविधियाँ, और साथ ही साथ कुछ उसके पोषक तत्व, उस एक आधार पे उसका निर्माण होता है। ये जो मृदा होती है, ये जो सॉइल होती है, ये बेसिक उनको एक आधार देता है और कुछ नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि मिट्टी में ही क्या होते हैं, कुछ आपके मिनरल्स मिले होते हैं जिनको धीरे-धीरे क्या करता है, वो पानी के माध्यम से सोख लेता है, तो जिससे पौधों का ग्रोथ होता है। और इसका एक उदाहरण आपको हम अभी बता दें कि मिट्टी का आधार कैसे तय होता है। अभी आपने देखा होगा कुछ तकनीकी के माध्यम से हमारे यहाँ पे क्या होता है, हवा में पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है? जिसको हम एरोपोनिक्स नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? एरोपोनिक्स की जब बात की जाए तो एरोपोनिक्स का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे हवा में पौधे उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे तो कोई मिट्टी नहीं है। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? खास करके हमारे यहाँ पे जल के माध्यम से क्या किया गया है, जल में भी आपके पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है? तो जल की जब बात की जाए तो आपने हाइड्रोपोनिक के बारे में सुना होगा, ठीक है? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, खासा अगर देखा जाए तो पौधे के आधार के लिए ये मृदा का प्रयोग किया जाता है। बहरहाल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूपी में मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो वैसे तो अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे यहाँ पे जो मिट्टी होती है, पहला होता है भावर एवं तराई क्षेत्र। भाबर एवं तराई क्षेत्र की जब बात की जाए तो ये हो जाती है। दूसरा होता है मध्य मैदान, ठीक है? और मध्य मैदान के अलावा ये आपका बुंदेलखंड, या जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। तो ये जो 3 रीजन आपको देख मिलते हैं, खासा अगर इनकी बात की जाए तो ये जो 3 रीजन होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो इसी आधार पे आपने सदैव सुना होगा कि ये 3 रीजन होते हैं और इन्हीं 3 रीजन में हमारे यहाँ पे मुख्यतः मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो भांवर और तराई में जो मिट्टी पाई जाती है वो कंकड़ पत्थर और महीन वाली होती है, ठीक है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप यहीं पे कह सकते हो कि ये जो मध्य वाला हिस्सा होता है यहाँ पे बांगर और खादर मृदा पाई जाती है, ठीक है, मुख्य रूप से। और इधर की जब बात की जाए तो दक्षिण के पठार में जो मिट्टी मिलती है वह लाल बलुआ कलर की मिट्टी आपको देख मिल जाती है। लाल बलुई मृदा ज्यादा मात्रा में यहाँ पे प्राप्त होती है। लेकिन ये तो संगठनात्मक रूप से है, मतलब यहाँ का जो वितरण है उसके आधार की जब बात की जाए। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें शुद्ध रूप से कि हम अध्ययन करना चाहते हैं, हमें शोध करना है, तो अध्ययन के दृष्टिकोण से कितने हैं, ठीक है? अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो अध्ययन के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ पे वर्तमान में कुल 8 प्रकार की मृदाएं मानी जाती हैं। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर बात की जाएगी तो अध्ययन के दृष्टिकोण से 8 प्रकार की होती हैं। सामान्य लहजे से अगर हम विस्तार के आधार पर बात करेंगे तो विस्तार के आधार पे 3 क्षेत्र मुख्य होते हैं, भाबर तराई, मध्य मैदान, दक्षिण का। तो यहीं पे आपकी मिट्टी पाई जाती है। वैसे मिट्टी की जब बात की जाए तो मिट्टी के लिए आपने सुना होगा क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी की जब बात की जाए तो पेडोलॉजी हमारे यहाँ पे क्या माना जाता है, मृदा
अध्ययन के बारे में चर्चा की जाती है। तो मृदा विज्ञान की जब बात की जाए तो मृदा विज्ञान अध्ययन के लिए हम पेडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और आपको अनगिनत बार हमने बताया है कि शीलाधर नाम के एक व्यक्ति थे जो वैज्ञानिक थे, जिनकी जब बात की जाए तो शीलाधर के नाम से एक हमारे यहाँ पे क्या है, मृदा शोध संस्थान आपको दिख मिलता है। और इस मृदा शोध संस्थान की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति क्या है, यह आज आपको वर्तमान में प्रयागराज की जब बात की जाए तो इस प्रयागराज की धरती पर देखने को मिल जाता है। तो पेडोलॉजी मृदा विज्ञान से समित है और शीलाधर मृदा शोध संस्थान यहाँ पे प्रयागराज में पड़ता है। बाकी अध्ययन के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ पे 8 प्रकार की मिट्टी होती है। अच्छा, मिट्टी 8 प्रकार की होती है तो इसी के साथ नंबर्स को ध्यान रखिएगा। कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र यह यूपी में कितने पाए जाते हैं, यूपी में इनकी संख्या होती है 9। अगर इसी को हम बात करें देश में कितने हैं, तो देश में इनकी संख्या होती है 15। ठीक है, और यहीं पे अगर आपसे बात की जाए कि हमारे यहाँ पे कृषि पारिस्थितिकी जोन, ठीक है, तो कृषि पारिस्थितिकी जोन की जब बात की जाए तो इनकी संख्या क्या होती है, कृषि पारिस्थितिकी जोन इनकी जो संख्या होती है आज यूपी के सापेक्ष में तो यह हो जाते हैं 20। ये नंबर हमने आपको अनगिनत बार बताया है, 8, 9, 15, 20, इस 4 नंबर को ध्यान रखिएगा। 8 क्या हो जाती है, 8 की जब बात की जाए तो 8 मिट्टी हो जाती है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र होता है, 15 हमारे देश में कृषि जलवायु क्षेत्र है और 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। तो ये नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। उत्तर देश में मिट्टी आपके 8 प्रकार की पाई जाती है। तो जैसा कि हमने कहा मृदा सॉइल के लिए आपकी इस्तेमाल की जाती है, तो जहाँ पे हवा में खेती की जाती है उसको हम एरोपोनिक्स कहते हैं, और जहाँ जल में खेती की जाती है वहाँ पे हम हाइड्रोपोनिक्स नाम देते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है, इन्वायरमेंट में उनको जो पौधों को पोषक तत्व चाहिए वो दे दिया जाता है, तो यहाँ पे मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 8 प्रकार की मिट्टी हमारी यूपी में पाई जाती है। खासा अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस एक नगर को पंडों की नगरी कहा जाता है। आज पंडों की नगरी की जब बात की जाए तो पंडों की नगरी जो जानी जाती है वह किस एक स्वरूप में जानी जाती है। नाम के रूप में देखा जाए तो वृंदावन, बनारस, झांसी या फिर आपके लखनऊ के रूप में। कौन सा एक ऐसा नगर है बेसिकली जिसको हम पंडों की नगरी की संज्ञा दे देते हैं। हमारे यूपी में ऐसे बहुत सारे नगर हैं जिनके अलग अलग उपमाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे कल ही हमने बताया था झांसी को हम क्या बोलते हैं, बलवंत नगर की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, बलवंत नगर की जब बात की जाए तो बलवंत नगर के रूप में आपकी झांसी को नाम दिया जाता है। लखनऊ को हम क्या बोलते हैं, नवाबों की राजधानी का नाम देते हैं, नवाबों का शहर इसे नाम दिया जाता है। इवन इसे नजाकत और नसाफत क्या बोलते हैं, नफासत, नजाकत और नफासत का शहर भी इसे नाम दिया जाता है। अगर इसी की बात की जाए तो इसे तहजीब की नगरी भी कही जाती है। तहजीब की नगरी की जब बात की जाए तो तहजीब की नगरी भी इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो लखनऊ का नाम इवन हो जाता है संदर्भों में बागों का शहर, बागों का शहर भी इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो नवाबों के शहर के रूप में हमारे यूपी का एक और नाम आता है, खास करके आपने नाम भी सुना होगा उसके बारे में, जब हम नाम देते हैं किसके रूप में, रामपुर। तो रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर को भी हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर नाम दे देते हैं कई बार। ठीक है, अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे वृंदावन को क्या कहा जाता है, वृंदावन बेसिकली वृंदावन, मथुरा, ये कृष्ण नगरी बोली जाती है। अगर इसकी बात की जाए तो ये विधवाओं की नगरी नाम दी जाती है, विधवाओं की नगरी भी इसे संज्ञा दी जाती है। आज के सापेक्ष अगर देखा जाए तो इसी संदर्भ में मथुरा की बात चली है तो इसे पेड़ा नगरी की भी संज्ञा हम लोग कई बार दे देते हैं। ठीक है, तो पेड़ा नगरी की भी संज्ञा इसे दी जाती है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस को हम क्या बोलते हैं, घाटों की नगरी, घाटों की नगरी, क्योंकि यहाँ पे अनगिनत घाट आपको देखे मिलते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसको शिव नगरी भी नाम दी जाती है क्योंकि भगवान शंकर का निवास स्थल हो जाता है। प्राचीन नगरी की भी संज्ञा दी जाती है। प्राचीन नगरी क्यों बोली जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि ये भगवान शिव के त्रिशूल पर अभी वर्तमान में भी कह सकते हो कि 5000 साल से ज्यादा समय साल से क्या है, ये आपका विद्यमान है। ठीक है, तो इसी नाते इसको नाम दिया जाता है। इवन इसी बनारस की जब बात की जाए तो इसी बनारस को घाटों की नगरी भी कही जाती है, शिव नगरी, प्राचीन नगरी, और इसी को गंगा नगरी का भी नाम दे देते हैं। गंगा नगरी की जब बात की जाए तो गंगा नगरी के रूप में नाम देते हैं। और यहीं पे अगर देखा जाए तो इसको हम मंदिरों की नगरी भी नाम देते हैं। और मंदिरों की नगरी के अलावा, ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो मंदिरों की नगरी के अलावा खास इसको हम पंडों की नगरी भी नाम देते हैं। तो मंदिरों की नगरी जो बोली जाती है वह भी आपको इसी का नाम देख मिलता है।
बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं, जैसे अन्नपूर्णा मंदिर, ठीक है। तो अन्नपूर्णा मंदिर की जब बात की जाए तो ये यहाँ पे आपको दिख मिलता है। आपके बाबा विश्वनाथ मंदिर की जब बात की जाए तो विश्वनाथ मंदिर जो है, ये विश्वनाथ मंदिर जो है यह भी आपको यहाँ पे देख मिलता है। बाबा विश्वनाथ मंदिर के बारे में ध्यान रखिएगा, ये स्थापित हमारे यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक होता है। अच्छा, कभी आपने कल्पना किया है कि ये जो शिवलिंग होती है और जो ज्योतिर्लिंग होती है, ये दोनों अलग अलग क्यों नाम रखे जाते हैं? बेसिक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। शिवलिंग की जब बात की जाए तो शिवलिंग बेसिक क्या होता है कि एक, मतलब आप कह सकते हो कि भगवान शंकर का स्वरूप है, जो या तो स्वतः स्थापित होता है या तो किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया जाता है प्रतिमा के रूप में। लेकिन अगर हम ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है कि भगवान शंकर का ही जिसमें अंश है ज्योति। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारी जब अंतिम अवस्था में डेथ होती है तो बताया जाता है कि आत्मा क्या होती है, एक ज्योति के स्वरूप में निकल करके जाती है, नारायण के ज्योति में मिल जाती है। तो इस दशा में उस ज्योति का जो वास होता है वह उस संदर्भ में आपको दिखता है। और ऐसे जो चिन्हित लोकेशन है भारत में 12, उनको हम ज्योतिर्लिंग नाम देते हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो अन्नपूर्णा मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर। बाबा विश्वनाथ मंदिर के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर, तुलसी मानस मंदिर की जब बात की जाए तो तुलसी मानस मंदिर हो जाता है। तुलसी मानस मंदिर के अलावा अगर देखा जाए तो मंदिरों में आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, हनुमान जी की जब बात की जाए तो यहाँ पे एक हनुमान जी का भी मंदिर होता है, खास करके संकट मोचन हनुमान मंदिर। क्या बोलते हैं? संकट मोचन हनुमान मंदिर। संकट मोचन हनुमान मंदिर की जब बात की जाए तो ये मंदिर आपको यहाँ पे दिख मिलता है। इवन मंदिरों की जब बात की जाए तो एक मंदिर काफी चर्चा में अभी कल है, सर्ववेद मंदिर। हालांकि सर्ववेद मंदिर की जब बात की जाए तो ये नाम से भले मंदिर आपको दिख रहा है, लेकिन इसकी जब बात की जाए तो ये मंदिर नहीं है, बल्कि एक तरीके से योग सेंटर हो जाता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने भारत माता मंदिर के बारे में सुन रखा होगा। तो भारत माता मंदिर की जब बात की जाए तो भारत माता मंदिर जो है ये भी आपको यहाँ पे दिख मिलता है, ठीक है। इवन भारत माता मंदिर की जब बात की जाए तो भारत माता मंदिर जो है ये भी आपको यहीं से देख मिलता है। और इसकी जब बात की जाए तो ये भी कोई मंदिर नहीं है, बल्कि इस मंदिर प्रांगण की जब बात की जाए तो इसमें क्या किया गया, संगमरमर से भारत का मैप बनाया गया है, जो वर्तमान आपके भारत की आकृति को दर्शाता है। अखंड भारत का मैप बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारे मंदिर आपको यहाँ पे दिख मिलते हैं और इसी कारण से इसको हम क्या बोल देते हैं, कई बार मंदिरों की नगरी बोल देते हैं। तो पंडों की नगरी हमारे यहाँ पे बनारस को नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और उसके आधार पे सही कूट का चयन करिए। जैसे लाल मिट्टी की जब बात की जाए तो लाल मिट्टी का जो संबंध होता है वह किसके रूप में दिख मिलता है, आधारित करते हुए अगर इनकी बात की जाए तो यह नाम आधारित होता है मिर्जापुर में, कजरी सोनौली से, बागपत नौटंकी से, कानपुर आपके बुंदेलखंड से। तो कौन सा विषय ऐसा है जो यहाँ पे आप कह सकते हो मिलाने के लिए बेहतर होता है? खासा अगर इनकी बात की जाए तो यह नाम देखने को मिलता है। हाँ, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की जब बात की जाए तो ये आपका यहाँ पे आपको दिख मिलता है। कई सारी चीजें आपके यहाँ पे स्थापित है। बनारस में डमरू स्टेडियम, ठीक है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में रोपवे सेंटर आपका स्थापित किया गया है शहरी क्षेत्र का, ठीक है। कई सारी चीजें, नमो घाट यहाँ पे काफी चर्चा में है, मणिकर्णिका घाट है ही है, ठीक है, अस्सी घाट है ही है। यहाँ पे सूची को मिलाएं। अगर हम सूची मिलाने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा है। लाल मिट्टी की जब बात की जाए तो लाल मिट्टी हमारे यहाँ पे वर्तमान में कहाँ पाई जाएगी, तो अभी हमने देखा कि लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वो आपके बुंदेलखंड से है। तो एक आचार यहाँ पे है, एक आचार यहाँ पे स्थित है। मतलब हम दो ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल कर सकते हैं। कजरी की जब बात की जाए तो कजरी का संबंध कहाँ से है, तो कजरी का संबंध आपके मिर्जापुर से है, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो बी का एक यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यही आपका सही जवाब होगा, क्योंकि बी का एक हो गया। बागपत की जब बात की जाए तो बागपत आपके सोनौली, जहाँ से हमने कई बार बताया है कि खुदाई में सोने का रथ प्राप्त हुआ है। तो सोने का जो रथ है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। कानपुर की नौटंकी काफी फेमस है। इवन हाथरस की जब बात की जाए तो हाथरस में भी, तो कानपुर और हाथरस की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो नौटंकी विधा है लोक कला की, अगर उसकी बात की जाए तो ये यहाँ से काफी फेमस है। तो बेसिक अगर देखा जाए तो लाल मिट्टी ये जो आपका बुंदेलखंड का एरिया है, जिसमें आपने नाम भी सुना होगा, जैसे झांसी की बात की जाए, झांसी के अलावा ललितपुर की बात की जाए, आपने नाम सुना होगा जैसे सोनभद्र का नाम आता है, ठीक है। सोनभद्र के अलावा आप कह सकते हो कि जो मिर्जापुर का रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे लाल मिट्टी आपके दिख मिलती है। सीन क्या होता है कि वही जो आपके पठार होते हैं
टूट फूट के कारण क्या होता है, मिट्टी का स्वरूप होता है, तो उसमें आयरन की मात्रा होती है और इस नाते क्या होता है, ये लाल मिट्टी का स्वरूप ले लेती है। हालांकि यही बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहीं से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे मध्यम काली कलर की मिट्टी आपको दिख मिलती है। तो मध्यम काली मृदा की जब बात की जाए, घनघोर काली नहीं, घनघोर काली आपके गुजरात में पाई जाती है, हमारे यहाँ पे मध्यम पाई जाती है। और जो कहाँ से है, ये आपके केवल केवल जो झांसी और ललितपुर जिला है वहाँ पे आपको देख मिलता है। तो मध्यम काली मृदा की जब बात की जाए तो ये आपकी क्या होता है, झांसी और ललितपुर में होता है। इवन अगर हमारे यहाँ पे बात की जाए तो आपने अम्लीय मृदा के बारे में सुना होगा, ये कहाँ पे पाई जाती है। तो अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ का नाम आपने कई बार सुना होगा, अलीगढ़ में अम्लीय मृदा वगैरह का संदर्भ आपको देख मिलता है। बलुई मृदा की जब बात की जाए तो बलुई मृदा कहाँ पे देख मिलती है, तो ये आपके आगरा जो मथुरा का रीजन है, आगरा मथुरा रीजन की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपका बलुई मृदा वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में भी क्या होती हैं, मिट्टी के कुछ विशेष कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके कुछ आपके आकार होते हैं। बेसिक कजरी मिर्जापुर आपके पूर्वांचल से समित है और इसके बारे में तो हमने आपको कई बार बताया है कि ये हमारे यहाँ पे क्या माना जाता है, सावन का गीत माना जाता है। सावन गीत होने की वजह से, चूंकि सावन के महीने में गाया जाता है, तो इसको हम अपने यहाँ पे वर्षा वर्षा या फिर ऋतु गीत की भी संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि ये एक ऋतु से संबंधित है। बेसिक बरसात के ऋतु में गाया जाता है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि महिलाओं की जब बात की जाए तो वो क्या करती हैं, वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो जो हेंगा होता है रस्सी पे लगा करके, झूला डाल करके इस नृत्य को डालती हैं। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो बागपत बागत सोनौतली हो गया, और कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर हाथरस आपके नौटंकी के लिए आपका फेमस हो जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में डाल्फिन प्रजनन केंद्र यह आपका कहाँ पे देख मिलता है। एक्चुअली डाल्फिन के बारे में तो आपने सुना होगा, गंगा डाल्फिन। गंगा डॉल्फिन की जब बात की जाए तो गंगा डॉल्फिन के बारे में 2-3 विषय ध्यान रखिएगा। पहली बात, गंगा डॉल्फिन की जब बात की जाए तो 2008-9 में इसे क्या किया गया, हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा, जब हम बात करते हैं राजकीय राष्ट्रीय जलीय जीव, क्या बोलते हैं इसे, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो पहली बात तो जलीय जीव का दर्जा मिला। और जलीय जीव के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन चालू किया गया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की जब बात की जाए तो ये कब चालू किया गया, 2021 में। मुख्यतः अगर देखा जाए तो डॉल्फिन की आज अभी गणना हुई थी हाल फिलहाल में, तो अभी आपने सुना था करीब करीब 4000 जो डॉल्फिन हैं वह आपके पूरे भारत में पाई गई थी। और कायदे की अगर बात की जाए तो इसका 50% मतलब करीब करीब 2000 डॉल्फिन जो है, इनकी संख्या क्या हुई थी, आपके यूपी में प्राप्त हुई थी। ये एक तरीके से हमारे लिए उपलब्धि हो जाती है, खास करके अगर हम डॉल्फिन की बात करें। आज डॉल्फिन की जब बात की जाए तो, रुक जाओ मतलब नहीं समझे किस बात के लिए, चलो। डॉल्फिन की जब बात की जाए तो डॉल्फिन के लिए अभी आपने सुना होगा कि हमारे यूपी सरकार की जब बात की जाए तो यूपी सरकार ने भी राज्य का इसे जलीय जीव घोषित कर रखा है। ठीक है, और राज्य के जलीय जीव की जब बात की जाए तो डॉल्फिन के बारे में आप भी जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये गंगा नदी क्षेत्र में पाई जाती है, तो गंगा नदी के सापेक्ष में अगर इसकी बात की जाए तो जो सोनभद्र मिर्जापुर का एरिया है, वहाँ पे कुछ अच्छी खासी मात्रा में इनके संदर्भ आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा अगर देखा जाए तो डॉल्फिन के संरचना को बचाने के लिए हमारे यहाँ पे क्या किया गया है, खासा आपने सुना होगा 5 अक्टूबर की जब बात की जाए तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे के रूप में आयोजित किया जाता है। किस रूप में, डॉल्फिन डे की जब बात की जाए तो डॉल्फिन डे के रूप में इसको आयोजित किया जाता है। आज अगर हम डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे खास करके सरकार की जब बात की जाए तो सरकार का नाम जो समिति होता है वह आपने देखा भी होगा कहाँ पे, ओ माय गॉड ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो इसका तो ऑप्शन कोई नहीं छपा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेरठ। ठीक है, मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ में इसकी स्थापना की गई है, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो डॉल्फिन के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको स्विस नाम देते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में से सू सू भी नाम देते हैं। एक्चुअली ये मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि डॉल्फिन अंधी होती है, पता नहीं हमने देखा नहीं है। और दूसरी बात ये बताया जाता है कि ये पानी में सांस नहीं लेती है, तो जब पानी में सांस नहीं लेती है तो ये बाहर निकल करके सांस लेती है। तो जिस तरीके से आपने कभी देखा हवा का गुब्बारा अगर आप पानी में दबा दीजिए और उसका मुंह खोल दीजिए तो अचानक से जब बाहर निकलता तो एक अलग प्रकार की आवाज करता है। तो ये डॉल्फिन जो होती है अंदर से जब निकलती है ना तो मतलब कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती है, और उस दशा में एक अलग प्रकार की प्रतिध्वनि सुनाई देती है जिसको हम सू सू के ये कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये सुइस या फिर आपके सुसु के रूप में नाम दिया जाता है। डॉल्फिन के बारे में मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, राज्य का जलीय जीव भी है, 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे है और वर्तमान में अगर देखा जाए तो मेरठ में इसका प्रजनन केंद्र जो है वह आपका स्थापित भी किया गया है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कुछ और प्रजनन केंद्र के अलावा खास करके डॉल्फिन के लिए अभी हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में खास करके इसका एक सूचना केंद्र आपका स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये जो चंबल चंबल अभ्यारण्य है, चंबल अभ्यारण्य की जब बात की जाए तो चंबल अभ्यारण्य खास जब हम बात करते हैं इटावा जिला, तो इटावा जिले की जब बात की जाए तो इटावा जिले में डॉल्फिन का एक सूचना केंद्र जो है वो आपका यूपी में स्थापित किया गया है। वैसे आपने सुना होगा कि देश का सूचना केंद्र कहाँ पे स्थित था? तो देश का जो पहला सूचना केंद्र माना जाता है वह आपने सुना होगा, देश का पहला सूचना केंद्र जो आपके डॉल्फिन का माना जाता है वह आपके बिहार की राजधानी पटना में आपको दिख मिलता है। ठीक है, तो पटना बिहार की जब बात की जाए जो गंगा नदी का सेंटर है वहाँ पे इसकी स्थापना करी गई है। कुछ प्रजनन केंद्र की जब बात की जाए तो प्रजनन केंद्र के रूप में आपने सुना होगा, जैसे डॉल्फिन का प्रजनन केंद्र आपके मेरठ में स्थित हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अभी आपने गिद्ध का प्रजनन केंद्र सुना होगा, ये कहाँ से समित है? ये आपके फरिंदा से समित है। आपने बकरी के बारे में सुना होगा, तो बकरी का प्रजनन केंद्र ये कहाँ से स्थित है? ये आपके मथुरा से देखने को मिल जाता है। और कछुआ की जब बात की जाए तो यहीं पे कछुआ का प्रजनन केंद्र ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से समित है? ये आपके बनारस से समित हो जाता है। तो यहाँ पे नामों की जब बात की जाए तो ये ऐसे नाम हैं जो आज हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो उनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जा सके, उसके लिए कुछ आपके प्रजनन केंद्र, जैसे घड़ियाल का नाम आपने सुना होगा, तो घड़ियाल का प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? या आपके राजधानी लखनऊ में। कुकरैल जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है, तो घड़ियाल का प्रजनन केंद्र आपके लखनऊ में आपका स्थापित किया गया है। तो ये नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा कि घड़ियाल लखनऊ में, कछुआ बनारस में, बकरी प्रजनन केंद्र आपके मथुरा में, गिद्ध का प्रजनन केंद्र आपके परिंदा में और डॉल्फिन का प्रजनन केंद्र आपके मेरठ में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि प्रदेश में बालिका मदद योजना, ये बेसिक कब से शुरू किया गया? बालिका मदद योजना की जब बात की जाए तो ये आपके कब शुरू किया गया? तो 1995, 2004, 2010, 2020 में बालिका मदद योजना। हम सही बता रहे हैं, किसी दिन अपना कितबिया या तो फाड़ देंगे या तो अपना दिमाग पटक देंगे। जितना सरकारी योजना निकाली है खाली लइका लोगों के लिए, खाली लइका लोगों के लिए, मतलब इनको और कोई वर्ग नहीं दिखता है। 200-400 रुपया हम लोगों को भी दे दें तो क्या हम अपना रुपया फेंक देंगे का? अरे हम भी कुछ सुरक्षित रखेंगे, अपना भी कुछ शौक हम भी पालेंगे, हैं? नहीं होगा कहीं घूमने टहलने के लिए निकल जाएंगे। मतलब जितना योजना देखो भर भर के ससुरा, नहीं तो आंख ही चौंधा जाता है। कुछ भी खाली इन्हें दे दो, इन्हें दे दो, इन्हें दे दो। हम लोगों के पास ऐसा लग रहा है कि जैसे वो क्या बोलते हैं, कौन सा पाथर है जिसमें छुड़ा दीजिए तो तुरंत सोना हो जाता है। बालिका मदद योजना बेसिक अगर देखा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे बालिका मदद योजना की जब बात की जाए तो ये किसके लिए चालू किया गया? ये सामान्य बालिका के लिए नहीं चालू किया गया। हाँ, असामान्य बालिका नहीं, मतलब सामान्य बालिका इन द सेंस कि मतलब जो हमारे यहाँ पे कामगार होते हैं, सीधे तौर पे समझिएगा कि जो कामगार वर्ग से समेत आपके मजदूर होते हैं, तो जो कामगार मजदूर हैं और ऐसे कामगार मजदूर जिन्होंने क्या किया है, जो एक आपने सुना होगा रोजगार पोर्टल या सेवा योजना का जो पोर्टल होता है, अगर उसकी बात की जाए तो उसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि जिनका रोजगार पंजीकरण होता है, तो रोजगार पंजीकरण वाले जो आपके मजदूर होते हैं, खास करके कामगार मजदूर होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके घरों में जब बच्चियों का जन्म होता है, ठीक है, जब इनके घरों में बच्चियों का जन्म होता है, तो बच्चियों के जन्म के परिणाम स्वरूप यहाँ पे सरकार क्या करती है, इनको 25,000 रुपये का मदद देती है। और ये 25,000 रुपये जो मदद दिए जाते हैं, सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये 2 किस्तों में आपके दिए जाते हैं। 2 किस्त में अलग-अलग आपके दिए जाते हैं। इवन यहीं पे अगर देखा जाए तो 25,000 रुपए की जब बात की जाए तो ये 2 बच्चियों तक ही दिया जाता है। मतलब 2 बालिका तक आपका दिया जाता है, अब आपके 4-5 हो जाएँ तो उस दशा में आपको नहीं मिलेगा। शुरुआती 2 बालिकाओं की जब बात की जाए तो 2 बालिकाओं के लिए क्या होता है, ये आपका नाम देख मिलता है। तो मिला-जुला के अगर देखा जाए तो बालिका मदद योजना ये हमारे यहाँ पे चालू किया गया है। किस एक सापेक्ष में? कामगार जो मज़दूर होते हैं, जो रोज़गार वगैरह करते हैं, सामूहिक रोज़गार से संबंधित जो आपका सेंटर होता है, उसके लिए आपका नाम देख मिलता है। तो रोज़गार पंजीकरण वाले
जो मजदूर होते हैं उनके घरों में जब बच्चियों का जन्म होता है तो 25,000 रुपया सरकार इनको देती है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये योजना कब चालू की गई, तो ये हमारे यहाँ पे 2020 से इस योजना की शुरुआत करी गई। तो 2020 की जब बात की जाए तो 2020 से क्या किया गया, इस विषय को हमारे यहाँ पे चालू किया गया। 95 मिड डे मील योजना, कल ही हमने बताया था मिड डे मील योजना। 2004 की जब बात की जाए तो इसे पका दिया गया हमने। ठीक है, इवन यहीं पे अगर देखा जाए तो कस्तूरबा गांधी योजना, कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी योजना। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2010 में आपके राइट टू एजुकेशन की जब बात की जाए तो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ पे लागू की गई। ठीक है, तो बालिका मदद योजना 2020 से आपका चालू किया गया, जिसका मूल मतलब था कि जो खास करके आप कह सकते हो कि गरीब परिवारों में जो मजदूर वर्ग से समेत बच्चे हैं, मतलब बच्चियों का जन्म होता है तो उनको यहाँ पे दिया जाता है। पिछले दिनों में आपने देखा था यही कामगार थे जिनको फ्री में साइकिल बांटा गया, सोलर लाइट बांटी गई थी और दुनिया भर की चीजें। तो उन्हीं कामगारों की जब बात की जाए तो इनके लिए इवन इनके घर पे जब बेटियों का विवाह भी होता है, कामगारों की जब बात की जाए तो कामगार की बेटी के विवाह के लिए भी सरकार क्या करती है, आर्थिक मदद देती है। और विवाह आर्थिक मदद की जब बात की जाए तो एग्जैक्ट तो हमें नहीं याद आ रहा है, लेकिन शायद 50,000 रुपये देती है। जब बच्ची का विवाह भी होता है उस टाइम पे भी कामगार के बच्ची के विवाह के लिए आर्थिक मदद दी जाती है और शायद ये 50,000 रुपया दिया जाता है एग्जैक्ट अगर हम याद है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नाम आता है कौशल विकास मिशन योजना की शुरुआत करी गई। ये कौशल विकास मिशन योजना हमारे यहाँ पे चालू हुआ था। आपने देखा भी होगा, आप जब थोड़े से बच्चे थे तो उस टाइम पे इस योजना की शुरुआत की गई थी और जब ये योजना शुरू हुआ था ये दादा रे दादा कीड़ा मकोड़ा सभी अपना रजिस्ट्रेशन कर डाले थे। ऐसा लग रहा था कि इसे कर लेंगे तुरंत नौकरी मिल जाएगी, अभी तक नहीं मिला बिल्कुल। तो हमारे अगर देखा जाए तो लोकल स्तर पे भी लोगों में एक अवेयरनेस आया था कि रोजगार के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्किल लेना चाहिए। और स्किल की जब बात की जाए तो यहाँ पे सरकार ने भी बोला कि हर क्षेत्र के लिए स्किल, मतलब आप कह सकते हो अगर आप इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक में ट्रेनिंग कराया जाएगा, आप कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं तो आपका कंप्यूटर कोर्स कराया जाएगा, आप सिलाई करना चाहते हैं तो आपका सिलाई में कोर्स कराया जाएगा, आप विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उसको अगर बनाना चाहें तो उसके भी आपके जो ट्रेनिंग वगैरह होती है उन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से कराया जाएगा। मिला जुला के अगर देखा जाए तो जब ये शुरू किया गया था तो हमें लगता है कि इसमें लाखों की संख्या में क्या हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन केवल रजिस्ट्रेशन हुआ था क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन करने वालों में एक व्यक्ति हम भी थे। हमने सोचा सरकार फ्री में करा रही है तो कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, तो हमने कंप्यूटर कोर्स के लिए अप्लाई किया था। लेकिन वही था कि मैसेज का इंतजार करते रह गए, पता नहीं समझ नहीं पाया कि मोबाइलिया का नंबर वह बदल दिया, ये क्या हो गया। ठीक है, बहरहाल अभी तक तो कोई मैसेज इसके द्वारा नहीं आया था। हाँ, कुछ लोगों को कोर्स वगैरह कराया गया था। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कौशल विकास मिशन जो चालू किया गया था वो बेसिकली चालू किया गया था कि हमारे यहाँ पे जो 14 से लेकर के 35 वर्ष के युवा होंगे उनका हमें क्या करना है, स्किल डेवलप करना है। स्किल डेवलप करना है, स्किल डेवलप करना है मतलब सीधे तौर पे हमें क्या करना है, कौशल इनका इस तरीके से विकसित कर देना है। क्योंकि आप भी जानते हैं एक व्यक्ति को समझिएगा कि एक व्यक्ति है जो नरेगा में रोजगार करता है, दिन भर कायदे का मेहनत करता है, कायदे का मेहनत करता है, उसे पेमेंट कितना मिलता है, अंतोगत्वा 200-250 रुपये मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको थोड़ी सी जानकारी है, मोबाइल बनाने उसे आता है और दिन भर में अगर उसने 5 ठो डिस्प्ले सही कर दिया, आवाज़ स्पीकर वगैरह चेंज कर दिया, तो औसत अगर हम उसकी बात करें 5 मोबाइल भी अगर उसने सही किया, 5 दूना 2-200 रुपये भी अगर लिए, तब भी उसका क्या हो गया, 1000 रुपया कंप्लीट हो गया। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि एक व्यक्ति है जो दिन भर मेहनत कर रहा है, धूप में बैठ करके मतलब धूप में, कड़ी धूप में मेहनत वाला काम कर रहा है, उसे 200 रुपये मिल रहा है। लेकिन वही व्यक्ति थोड़ा-सा दिमाग से काम कर रहा है, तो उस दशा में उसे 1 दिन का ही 1000 रुपये मिल रहा है और वो भी थोड़ा-सा कह सकते हो कि छाए वाले एरिया में रह कर के काम कर रहा है। तो इसी नाते हमारे यहाँ पे इस स्किल डेवलपमेंट योजना को चालू किया गया ताकि लोगों को हर एक सेक्टर में क्या किया जाए, स्किल किया जाए। और जैसे ये स्किल हो जाएँगे तो उस दशा में क्या होगा, इनके रोज़गार की जो एक स्तर होगी, वो बेहतर हो जाएगी। तो 14 से लेकर के 35 वर्ष के लिए ये आपका चालू किया गया था। 2013 की जब बात की जाए तो 2013 में यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, 2013 की जब बात की जाए तो इसका नाम देख मिलता है। इस योजना में कोर्स आपने किया था? अच्छा, अच्छी बात है, आपका हो गया था। ठीक है, हाँ, पीएम इंटर्नशिप योजना भी अभी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये योजना उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पावानगर की जब बात की जाए तो ये पावानगर जानी जाती है। आज अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम समित हो जाता है। कासा अगर इसकी बात की जाए तो ये समित होता है बलिया, चित्रकूट, कुशीनगर या फिर आपके फर्रुखाबाद से। कौन सा लोकेशन ऐसा है जहाँ से पावानगर का नाम आपको दिख मिलता है? पावानगर
बेसिक आपने सुना होगा कि जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म में आपने कई सारे तीर्थंकर के बारे में सुना होगा। तीर्थंकरों की जब बात की जाए तो एक तीर्थंकर का नाम आता है महावीर। तो महावीर की जब बात की जाए तो महावीर का जो निर्माण हुआ था, बेसिक आप कह सकते हो कि जिनकी डेथ हुई थी वह कहाँ से हुई थी, तो आपके इसी पावानगर से हुई थी। पावानगर की जब बात की जाए तो ये पावानगर कहाँ से आपको दिख मिलता है, तो इसकी जब बात की जाए तो ये आपके इसी कुशीनगर से समेत आपको दिख मिलता है। तो कुशीनगर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर का निर्माण भी है। और बौद्ध धर्म के प्रणेता की जब बात की जाए, जिनका नाम आता है गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा की जब बात की जाए तो गौतम बुद्धा के रूप में ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्धा की जब बात की जाए तो गौतम बुद्धा की भी क्या हुई है, यहाँ पे निर्माण, या आप कह सकते हो कि इनकी डेथ हुई है। और डेथ के सापेक्ष आप कह सकते हो कि इनकी जब बात की जाए तो इसी यहाँ पे आपने सुना होगा महापरिनिर्वाण मंदिर भी आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो कुशीनगर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। कुशीनगर की जब बात की जाए तो ये किन्नर विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है। और किन्नर विश्वविद्यालय के अलावा अभी आपने सुना होगा केला महोत्सव, तो केला महोत्सव के लिए जाना जाता है। बाकी आप जानते हैं केला फाइबर यहाँ का उत्पाद हो जाता है। और केला फाइबर के अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक महात्मा बुद्ध के नाम से, किसके, महात्मा बुद्ध की जब बात की जाए तो महात्मा बुद्ध के नाम पे एक आपका कृषि विश्वविद्यालय जो है वह आपको यहाँ पे दिख मिलता है। वैसे निर्माण की बात की जाए तो आज हमने देखा है कि आज भारत ने एक अपना रतन खो दिया है। मतलब आज देर रात की जब बात की जाए तो रतन टाटा, खासा आपने सुना भी होगा कि बिजनेसमैन तो बहुत सारे हैं पूरे भारत में, नो डाउट सभी अपने आप में चरम पे हैं। कोई सबसे ज़्यादा अमीर है, कोई सबसे ज़्यादा गरीब है, कोई सबसे बड़ा एम्पायर रखा है, लेकिन रतन टाटा उनमें सबसे अलग आपके माने जाते हैं। तो आज रात देर रात में अगर देखा जाए तो उनकी रात क्या हो गई थी, डेथ हो गई है। हालांकि लोगों के द्वारा ये मान्यता कही जा रही है कि भाई देखो, रतन अपने आप में भारत के लिए रतन थे, तो जाहिर सी बात है उनका भारत रत्न से ही सम्मान होना चाहिए। उनकी कुछ पॉलिसी उन्हें मजबूत बनाती है। बिजनेसमैन तो सही सारे हैं, जैसे गवर्नमेंट का काम होता है ना लोक हित के लिए काम करना, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो कर्मचारी होता है उसको मेडिकल की सुविधा देना पहली बार जब कोई नहीं सोच सकता था तभी उन्होंने चालू कर दिया था। ये जो पीएफ वाला एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कंपनियों में आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा कटता है प्रोविडेंट फंड के रूप में, ये भी उन्हीं के द्वारा चालू किया गया था। इवन अगर देखा जाए तो काम के घंटे जो होते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये स्ट्रेस वाला नहीं होना चाहिए कि 12 घंटे 15 घंटे व्यक्ति काम करता रहे। 8 घंटे सुनिश्चित है तो 8 घंटे सुनिश्चित है। मतलब लोक हित के लिए बेहतर उन्हें कार्य किया। जैसे आपने सुना भी होगा कि ये जो नैनो का एक कॉन्सेप्ट आया था वो इसी आधार पे आया था कि यात्रा में कहीं जा रहे थे तो एक परिवार को उन्होंने देखा कि बरसात हो रही है और वो बाइक पे जा रहा था, भीग रहा था। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चेंज करते हुए कार में परिवर्तित किया और उसे 1 लाख रुपए में साकार करने की बात की। हालांकि वही फिर से बात आ जाती है कि अमीर वर्गों के द्वारा क्या किया गया, उसे एक नकारात्मक नाम दे दिया गया, लखटकिया। तो नजरिए से तो वो बुरा साबित हुआ, लेकिन फिर भी जो सोच थी वो एक अलग लेवल की थी कि हमें 1 लाख रुपए में क्या करना है, व्यक्ति को एक आधार एक छत व्यवस्थित कर देना है ताकि उसमें खुशहाल परिवार क्या करे, यात्रा करे। आज अगर देखा जाए तो मान्यता के अनुसार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है उस जीडीपी के बराबर उनकी जो मतलब कह सकते हो संपत्ति है वो बराबर है। बेसिक अगर देखा जाए तो एयर इंडिया हो गया या टीसीएस जो आपके एग्जाम कराती है, ऐसी कंपनियों की बात की जाए तो ऐसे नाना प्रकार की चीज़ें। नो डाउट सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे लिए है टाटा नमक, जो आपके हर घरों की चाहत होती है। और इवन अगर देखा जाए तो टाटा नमक के अलावा टाटा का जो ट्रक आता है वो भी, मतलब हर एक छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ का निर्माण और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता के धनी। कभी उन्होंने ईगो नहीं किया, कभी किसी को नकारात्मक पहलू से नहीं नज़रिए से देखा। इवन पशु प्रेमी की जब बात की जाए तो उसके सापेक्ष में उनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। मतलब एक घटना आपको इस बात से स्तब्ध कर देगी कि इंग्लैंड में उनका ग्रैंड कॉलर सम्मान होना था, वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी सेट हो गई हैं और उनके जो 2 पालतू कुत्ते थे उनकी तबीयत खराब हो गई और उस नाते वो बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे जो प्रिय कुत्ते हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है। मतलब आप समझिए कि पशु प्रेम उनका कितना है, अपने लोगों से कितना उनका लगाव है कि वहाँ इंग्लैंड की सरकार उन्हें ग्रैंड कॉलर सम्मान देने के लिए सारा सेटअप सेट कर रखी है, वो सीधे मना कर रहे हैं कि हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे क्योंकि ऐसा कुछ रीजन है। तो अपने आप में मतलब कह सकते हो कि बहुत बेहतर व्यक्ति, तो आज भारत ने उनको खो दिया है। खैर,
यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम आता है अवध राजवंश के लोगों की जब बात की जाए तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है। नामों की जब बात की जाए तो ये नाम समेत हो जाता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अवध के जो नवाब थे, देखिए नवाबों की जब बात की जाए तो नवाब आपको दो जगहों से देख मिलते हैं। कहाँ कहाँ से? तो एक नाम आपने सुना होगा, नवाब की जब बात की जाए तो ये नवाब होते हैं लखनऊ के, ठीक है। तो अवध में जितने भी आपके व्यक्ति थे, अगर उनकी बात की जाए तो वो लखनऊ के नवाब माने जाते हैं। इवन इन्हीं संदर्भों में आपने सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं रामपुर के बारे में। तो रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर में भी क्या थे, आपके नवाब का नाम देखने को मिल जाता है। तो रामपुर में भी नवाबों का शासन था और अवध की जब बात की जाए तो अवध में भी आपके नवाबों का संदर्भ था। इवन आपने नाम सुना होगा रुहेलखंड के बारे में। तो रुहेलखंड की जब बात की जाए तो यहाँ पे कौन थे, रुहेलखंड में रुहेला सरदारों का ग्रुप था, ठीक है। रुहेला सरदार की जब बात की जाए तो रुहेला सरदार का जो ग्रुप था, अगर उसकी बात की जाए तो वह नाम यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। तो रुहेला सरदार का ग्रुप रुहेलखंड से समित था। नवाबों की जब बात की जाए तो ये नवाब के रूप में आपके जाने जाते हैं। मिला जुला के अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा सादत अली खान। सादत अली खान, जिसको हम नाम देते हैं क्या, बुरहान उल मुल्क, ठीक है। तो बुरहान उल मुल्क के रूप में इसने क्या किया था, खास इस सत्ता की स्थापना करी थी। कब? 1722 में। तो 1722 में इसने क्या किया था, इस सत्ता की स्थापना की थी। वर्तमान में जो आपका फैजाबाद नाम का लोकेशन है, तो फैजाबाद में इसकी स्थापना करी थी। और आप भी जानते कि 1857 तक, कब तक? 1857 की जब बात की जाए, जब तक हमारे यहाँ पे क्रांति नहीं हो गया, तब तक क्या था, इनका शासन विद्यमान था। 1857 की क्रांति के बाद ये शासन क्या हो गया, अंग्रेजों के सापेक्ष, मतलब जो अवध की सत्ता थी वह इनके अंतर्गत चली गई। तो ये नाम आपको मिलता है नवाबों के शासन के बारे में। खासा उत्तर प्रदेश के किस एक राजा के नाम पे मेरठ नगर की स्थापना करी गई है? किस राजा के नाम पर मेरठ नगर की स्थापना करी गई है? मेरठ के बारे में तो आप भी जानते हैं, मेरठ किस लिए फेमस है। आज मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ की अपनी जो प्रसिद्धि है वो नाम दिया जाता है क्रांति नगरी के रूप में। क्रांति नगरी अपने आप में जानी जाती है। अगर इसकी बात की जाए तो इसे हम खेल नगरी के नाम देते हैं, ठीक है। खेल नगरी की जब बात की जाए तो खेल नगरी के रूप में नाम दिया जाता है मेरठ को ही, ठीक है। मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ में आपने नाम सुना होगा नौचंडी मेला आपका आयोजित किया जाता है। इसी मेरठ की जब बात की जाए तो यहीं पे आपने काली पलटन सिपाही का नाम सुना होगा। काली पलटन सिपाही की जब बात की जाए तो इनका नाम आपको देख मिलता है, ठीक है। इसी मेरठ की जब बात की जाए तो इसी मेरठ में खेल विश्वविद्यालय हमारे यूपी का बनाया जा रहा है। खेल विश्वविद्यालय ये आपका डेवलप किया जा रहा है। इवन आपने यहाँ पे सुना होगा किसके बारे में, क्रांति संग्रहालय। तो 1857 की जो क्रांति हुई है उससे समेत एक आपका संग्रहालय यहाँ पे देख मिलता है। अभी आपने सुना होगा पशु वार मेमोरियल। तो पशु वार मेमोरियल की जब बात की जाए तो ये भी आपका यहाँ से समेत आपको देख मिलता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरठ की जो बात कही जाती है, मेरठ के बारे में ये कहा जाता है, एक्चुअली मेरठ का एक उपमा भी मिलता है। मेरठ को हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, दान तीर्थ का भी नाम देते हैं। दान तीर्थ का भी नाम देते हैं। दान तीर्थ के कंसेप्ट को आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक नाम और आपने सुना होगा। इस मेरठ की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो हस्तिनापुर साम्राज्य था, हस्तिनापुर बेसिक अगर देखा जाए तो ये किसका शासन था, कौरवों का, ठीक है। तो कौरव काल की जब बात की जाए जो बेसिकली आपके महाभारत से समित थे, तो महाभारत के जो कौरव थे अगर उनकी बात की जाए तो उनका शासन प्रशासन हस्तिनापुर क्षेत्र में था, जो आपके आधुनिक रूप से मेरठ से आपके समय था। अब यहाँ पे अगर नामों की बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए इस नगर की जो स्थापना की गई है, नगर की स्थापना की जब बात की जाए तो नाम से ही पता चल रहा है, ये आपके व्यक्ति का नाम आता है हस्तिन। एक राजा थे खास करके कौरव वंश से समेत अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम था राजा हस्तिन। तो राजा हस्तिन के नाम से क्या किया गया, यह आपके स्थापित किया गया है। इवन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति का नाम आता है, व्यक्ति की जब बात की जाए तो एक व्यक्ति का नाम आता है कि यहाँ पे इच्छू रस नाम के राजा हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया था, ऋषभ देव की जब बात की जाए, ऋषभ देव के बारे में तो आप भी जानते हैं। ऋषभ देव जो हमारे यहाँ पे जैन तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। तो जैन तीर्थंकर की जब बात की जाए तो जैन तीर्थंकर को इन्होंने क्या किया था, ऋषभ देव को ये मेरठ नगर का हिस्सा जो था वो दान दिया था। और इसी दान देने के नाते इसको क्या नाम दिया जाता है, दान तीर्थ नाम दिया जाता है। तो दान तीर्थ जो नाम मिला है वो यहीं से मिला हुआ है कि जो इच्छुरस नाम के राजा थे, इच्छुरस अगर इनकी बात की जाए तो इच्छुरस नाम के जो राजा थे, ऋषभ देव जो जैन धर्म के तीर्थंकर है जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है, अगर उनकी बात की जाए तो उनको मेरठ नाम की जो संकल्पना है, जो वहाँ के लोकेशन है, उसको दान दिया था। तो इसी नाते इसे दान तीर्थ कहते हैं।
इवन अगर देखा जाए तो और भी कई सारे, जैसे ऋषभदेव तो यहाँ पे समित है। कुंतुनाथ की जब बात की जाए, ये भी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। श्रेयांश की जब बात की जाए तो ये भी। तो इन सब की जब बात की जाए तो इन सब की जो कर्म स्थली है, बेसिक आप कह सकते हो, कुछ लोग होते हैं ना कि वहाँ पे जाते थे तो तप वगैरह करते थे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो श्रेयांश और कुंतुनाथ का नाम यहाँ से आपका जोड़ता है कि ये यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे तप वगैरह करते थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो हुए हैं उनमें इनका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। ठीक है, नामों की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सुमेलन की जब बात की जाए तो सुमेलन का नाम यहाँ से आपको देख मिलता है। खेलकूद का सामान, हाँ, कैंची नगरी मेरठ, नौचंदी मेला, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हो। कल मेला लगेगा, किस बात का मेला? जीवन में कोई मेला नहीं है, ठीक है। हम कहेंगे मेला में अगर आपको फायदा लेना है 2 घंटा पहले पहुंच जाइएगा, 2 किलो पेठा लेकर के, ठीक है। 10 का 4 रेट लगा लीजिएगा और जितना बेच पाएंगे बेच लीजिएगा, नहीं तो पन्नी में भर के घर ले आइएगा। बाकी लड़का लोग खा लेंगे, कह दीजिएगा मेला से आप लोगों के लिए मिठाई लाए हैं, और जितना पैसा कमाई होगा कुल उड़ा करके आ जाइएगा, जलेबी चाट पकौड़ी और दुनिया भर का चीज़ खा के, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में, कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए, बेसिक अगर हम सुमेलन की बात करें तो सुमेलन के आधार पे यहाँ पे हम नगरों की बात करें, जैसे नेमिनाथ की बात की जाए तो कल ही हमने शायद चर्चा किया था कि नेमिनाथ का जो संबंध था, आगरा की जब बात की जाए तो आगरा के संबंध में लगभग लगभग 80 किलोमीटर की जब बात की जाए तो वो जो आपका फर्रुखाबाद का लोकेशन है वहाँ से इनका संबंध हो जाता है, ठीक है। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो नेमिनाथ का आगरा से समित हो जाता है। सुविधिनाथ की जब बात की जाए तो ये ककंडी से हैं। ककंडी बेसिकली आप कह सकते हो जो कुशीनगर का लोकेशन है, ठीक है। इसी कुशीनगर की जब बात की जाए तो कुशीनगर में एक लोकेशन पड़ता है ककंडी, तो ककंडी से इनका संबंध आपको देख मिलता है। आहरनाथ की जब बात की जाए तो अभी हमने बताया आहरनाथ, यहाँ पे श्रेयांश की जब बात की जाए तो श्रेयांश, एवं आपके कुंतुनाथ, इन सब का जो संबंध है ये बेसिक आप कह सकते हो अध्ययन करने के लिए मेरठ से इनका संबंध हो जाता है। बाकी ऋषभदेव के बारे में आपने कई बार सुना होगा, ऋषभदेव का बनारस से संबंध नहीं है। ऋषभदेव की जब बात की जाए तो ऋषभदेव का संबंध कहाँ से है, तो ये आपके, अगर जन्म की बात की तो जन्म इनका अयोध्या से है, अयोध्या में इनका जन्म हुआ है। बाकी अगर देखा जाए तो बनारस की जब बात की जाए तो बनारस से किसका संबंध है, बनारस से आपके पार्श्वनाथ का संबंध आता है। और सुपार्श्वनाथ की जब बात की जाए तो इनका नाम यहाँ से देखने को मिल जाता है। बेसिक आप कह सकते हो क्वेश्चन का संदर्भ ये है कि जैन धर्म के तीर्थंकर और जैन धर्म के तीर्थंकर के सापेक्ष में उनसे संबंधित आपके स्थल, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो नेमिनाथ की जब बात की जाए तो ये आपके आगरा से समित है, हमने आपको बताया भी था। सुमितनाथ आपके ककंडी कुशीनगर से समित है। आहरनाथ, श्रेयांश, कुंतुनाथ, इन सब की जब बात की जाए तो आपके मेरठ से समित है। ऋषभ देव की जब बात की जाए तो इनका संबंध जो है ये आपके बनारस से समित माने जाते हैं, ठीक है। सॉरी, ऋषभ देव अयोध्या से माने जाते हैं, बनारस से पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जाने जाते हैं। बाकी ऋषभ देव के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके इनकी बात की जाती है आदिनाथ के रूप में, ठीक है। तो आदिनाथ की जब बात की जाए तो इसके रूप में इनको नाम दिया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे अजितनाथ, सुमितनाथ, सुमितनाथ, अभिनंदन नाथ, इन सब का भी जो संबंध है यह यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इन सब का भी जो संबंध है वो आपके अयोध्या से समित आपको देखने को मिल जाता है, क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम समित होता है किसको लेकर के, कि घाघरा का युद्ध कब आपका हुआ था, घाघरा का युद्ध ये कब आपका हुआ था। बेसिक अगर देखा जाए तो ये नाम देखने को मिलता है 1529, 1556, 1527, 1540, घाघरा का युद्ध। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के संदर्भ में घाघरा का युद्ध, घाघरा के युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, ये काफी महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है जब हम बाबर की बात करें। और बाबर के संदर्भ में आपने सुना होगा कि बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, बेसिक आप भी जानते हैं। 1526 में जिसके सापेक्ष आपने सुना होगा पानीपत का युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध हमने आपको कई बार बताया कि पान खा चल घर, ठीक है। तो इसके अलावा खानवा का युद्ध जो इसने 1527 में लड़ा था।
और फिर आपका चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध की जब बात की जाए तो ये इसने 1528 में लड़ा। और 1529 की जब बात की जाए तो 1529 में चल घर अर्थात घाघरा का युद्ध इसके द्वारा लड़ा गया। तो आज घाघरा के युद्ध की जब बात की जाए तो ये बाबर के द्वारा एक निर्णायक युद्ध के रूप में देख मिलता है। और इसकी जब बात की जाए तो ये किसके संदर्भ में, तो आपके 1529 में लड़ा गया। बेसिक अगर देखा जाए तो घाघरा का जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि अगर इस घाघरा को हम एग्जैक्ट माने तो ये पड़ता है बिहार में, ठीक है। लेकिन घाघरा नदी का जो क्षेत्र है, जो पूरा मैदान है, वो गोरखपुर के बाद से चालू हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि गोरखपुर के बाद का जो इलाका है, गोरखपुर के बाद, तो गोरखपुर के पास में जो इलाका है, खास करके आप कह सकते हो घाघरा नदी के किनारे, ठीक है। घाघरा नदी की जब बात की जाए तो घाघरा नदी किनारे क्या हो जाता है, यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो गोरखपुर के पास यह नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। किसके बारे में जब हम बात करते हैं, किसको लेकर के, हमारे यहाँ पे घाघरा के युद्ध की जब बात की जाए तो घाघरा के युद्ध में खास करके ये 1529 में युद्ध लड़ा गया। किसके सापेक्ष में, जब हम बात करते हैं बाबर, और बाबर के अलावा दूसरी तरफ से कौन था, तो दूसरी तरफ आपने सुना होगा महमूद लोदी। महमूद लोदी की जब बात की जाए तो उसका नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो महमूद लोदी, और खास अगर देखा जाए तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो किसका नाम आता है, आपके बाबर का। इन दोनों का संबंध यहाँ से आपको मिलता है। पानीपत का पहला युद्ध जो था वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे जो युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था, तो ये आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी की जब बात की जाए तो इनके बीच में ये आपका युद्ध आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। 1556 की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, ये आपका पानीपत का सेकंड वार है, ठीक है। पानीपत का सेकंड वार जो है ये आपको देख मिलता है, जो आपने कई बार सुना होगा अकबर और हेमू के बीच में। तो अकबर और हेमू की जब बात की जाए तो विक्रमादित्य हेमू के बीच में ये आपका युद्ध हो जाता है। 27 में आपका खानवा का युद्ध हो ही गया, ठीक है। 1540 की जब बात की जाए तो ये युद्ध होता है हमारे कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, या जिसको हम कई बार चंदावर का युद्ध भी कह देते हैं। ये चंदावर का जो युद्ध है, ये आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे एक नाम था जिसका नाम आता है कहाँ से, बिहार से, सासाराम में जिसकी कब्र है, अरे किलवा जीतते समय मर गया था, क्या नाम था उसका, शेर शाह। तो शेर शाह की जब बात की जाए तो शेर शाह, और शेर शाह के अलावा खास करके जब बात करते हैं हुमायूं, तो शेर शाह और हुमायूं की जब बात की जाए तो उसके बीच में 1540 का युद्ध हुआ था, कन्नौज का या फिर आपका चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो यह नाम आपको देख मिलता है, क्लियर। किसके बारे में, खास नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में, ये गोरखपुर से आगे पड़ता है, हालांकि एग्जैक्ट गोरखपुर नहीं है। गोरखपुर के आगे आप जाएंगे तो घाघरा नदी का विस्तार वहीं पे आपको मिलता है। घाघरा बेसिकली आपके कह सकते हो सरयू का जो विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये नाम आपको देखने को मिल जाता है। बाकी 1556 में पानीपत का सेकंड अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो 1540 में कन्नौज के युद्ध की जब बात की जाए जो आपके शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच आपका लड़ा गया था, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि प्रदेश में एक व्यक्ति हैं राजा कदम सिंह। अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से है, राजा कदम सिंह की जब बात की जाए तो इनका नाम देख मिलता है प्रतापगढ़, बनारस, मेरठ या फिर आपके मिर्जापुर। राजा कदम सिंह, ये बेसिक अगर देखा जाए तो राजा कदम सिंह का नाम जो समित है, राजा कदम सिंह, सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं कि ये जो मवाना क्षेत्र है, मवाना आपने सुना है, मवाना, मवाना के राजा थे, क्या थे, मवाना के राजा के रूप में जाने जाते हैं। मतलब जो मवाना का क्षेत्र है वहाँ के राजा के रूप में जाने जाते हैं। अब ये मवाना की जब बात की जाए तो मवाना का जो संबंध है वह किसके रूप में जाना जाता है, तो क्या नाम आता है, मेरठ के रूप में। मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ में आपने सुना भी होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, 1857 की क्रांति, तो इस क्रांति के सापेक्ष इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खास करके आप कह सकते हो कि अंग्रेजों का विरोध किया था, अंग्रेजों का विरोध भी किया था। तो इस तरीके से हम इनको एक क्रांतिकारी के रूप में नाम देते हैं कि 1857 की क्रांति में भारतीयों का एक साथ दिया, और साथ देने के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मेरठ से राजा राव कदम सिंह जो मवाना क्षेत्र है वहां से इनका नाम देखने को मिल जाता है। राजा राव कदम सिंह की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से मवाना मेरठ में पड़ता है। 1857 की क्रांति में यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है, क्लियर। नामों की जब बात की जाए तो एक नाम होता है कि उत्तर प्रदेश में रामपुरा का किला, ये कहाँ पे आपको देख मिलता है, रामपुरा का जो किला है वो कहाँ से आपको देख मिलता है, ये किला काफी प्रसिद्ध है और काफी प्राचीन है।
बेसिक अगर देखा जाए तो इसकी अवस्थिति क्या होगी? रामपुरा का किला। इस किले की जब बात की जाए तो इस किले की अवस्थिति क्या हो जाती है? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये रामपुरा का किला है। अगर आपसे रामनगर किले की बात की जाएगी तो रामनगर का किला कहाँ पे स्थित है? रामनगर का जो किला है वो आपको देख मिलता है बनारस में, जहाँ का काफी फेमस है दशहरा। दशहरा त्योहार की जब बात की जाए, दशहरा रामलीला, तो ये बनारस का काफी फेमस है। इस किले में आपका बड़े लेवल पे आयोजित किया जाता है। बादा की जब बात की जाए तो बादा में कौन सा किला है? कलिंजत दुर्ग है, ये आप जानते ही हैं। कलिंजत दुर्ग, जहाँ पे शेरशाह सूरी का संदर्भ आपको देख मिलता है, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की जब बात की जाए तो ये आपको नाम देख मिलता है। ललितपुर में कौन है? तो ललितपुर में आपने सुना होगा देवगढ़ का किला। देवगढ़ का किला जो है, देवगढ़ का किला जो है, यहाँ पे आपको दशावतार मंदिर देख मिलता है। दशावतार मंदिर, ये आपको नाम देख मिलता है। तो दशावतार मंदिर जो है ये आपको यहाँ से देख मिलता है ललितपुर में। अच्छा, कोई कमेंट करके बताएगा भूरागढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? भूरागढ़ का किला ये कहाँ से हमारी यूपी में समाहित हो जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देवगढ़ का किला दशावतार मंदिर के रूप में जाना जाता है। अब नाम कौन बचा? तो सीधे शब्दों में रामपुरा का जो किला है ये आपके जालौन में पड़ता है। तो जालौन की जब बात की जाए तो जालौन में ये रामपुरा का किला, इवन यहीं पे अगर देखा जाए तो यहीं पे जगमनपुर का किला भी देख मिलता है। जगमनपुर की जब बात की जाए तो जगमनपुर का भी जो किला है ये आपके इसी जालौन से देखने को मिलता है। ये जालौन वही है जो बुंदेलखंड लोकेशन से आपका समित है। बेसिक अगर देखा जाए तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इसी जालौन की जब बात की जाए तो जालौन के अंतर्गत क्या होता है, खास करके आपने नाम भी सुना होगा किसके बारे में, अ, जालौन से काल्पी का नाम आपने सुना होगा। तो इस काल्पी की जब बात की जाए तो काल्पी में महेश बाबू अर्थात बीरबल की जब बात की जाए तो बीरबल का जन्म यहीं से समेत आपको दिख मिलता है। और इसी जालौन की जब बात की जाए तो इसी जालौन से आपने नाम सुना होगा देसी घी नहीं, यहाँ से जालौन की जब बात की जाए तो जालौन से क्या है, हस्त निर्मित कागज। हस्त निर्मित कागज की जब बात की जाए तो हस्त निर्मित कागज जो है ये आपका एक जिला के उत्पाद योजना में चुना गया है। औरैया से देसी घी है। ठीक है, तो जालौन की जब बात की जाए तो जालौन का नाम यहाँ पे आपको देख मिलता है। खास अगर देखा जाए तो यह नाम समित होता है हस्त निर्मित कागज को लेकर के। ठीक है, भूरागढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल आपने से कहा ये आपके बांदा में पड़ता है। ठीक है, बांदा लोकेशन की जब बात की जाए तो बांदा लोकेशन में यह आपको नाम देख मिलता है। तो जालौन यमुना नदी के किनारे स्थित है। जगमनपुर का किला भी यहाँ पे पड़ता है। इवन इसी जालौन की जब बात की जाए तो इसी जालौन के सापेक्ष ध्यान रखिएगा, खास करके यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीरबल का महल है। बीरबल महल की जब बात की जाए तो बीरबल का महल है, जाहिर सी बात है बीरबल यहाँ से समित है। यहीं पे अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा 84 गुम्मद के बारे में। तो 84 गुम्मद नाम ध्यान रखिएगा, ये 84 गुम्मद जो है ये भी आपके इसी जालौन में पड़ता है। इवन इसी से मिलता जुलता एक नाम हम और आपको बताते हैं, 84 खंभा मंदिर। ये कहाँ से समित है? तो 84 खंभा मंदिर जो है ये हमारे यहाँ पे देख मिलता है, खास जब आप जाते हैं वृंदावन बरसाना में। ठीक है, तो वृंदावन बरसाना की तरफ जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 84 खंभा मंदिर मिलता है। लेकिन 84 गुम्मद की जब बात की जाएगी तो ये आपके जालौन में मिलता है। तो जालौन का नाम ये प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा किसके संदर्भ में होता है, तो आपके जालौन में क्या हो जाता है, रामपुरा का किला देख मिलता है। नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता कितनी है? उत्तर प्रदेश में पुरुष क्या होती है, पुरुष साक्षरता कितनी होती है? पुरुष साक्षरता की जब बात की जाए तो पुरुष साक्षरता का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना है, 67%, 57%, 77% या फिर आपके 80%। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में औसत जो साक्षरता है वो 67% है। ठीक है, 67% साक्षरता है औसत। और उसमें भी अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर जिला जो है, गौतम बुद्ध नगर जिला, अगर यहाँ पे देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा आपकी साक्षरता देख मिलती है। और इस साक्षरता की जब बात की जाए तो इस साक्षरता के सापेक्ष आप कह सकते हो करीब करीब 80% जो लोग हैं वो यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात आती है सबसे कम साक्षरता, तो आपके श्रावस्ती से होती है। और श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में करीब करीब 46% लोग आपके पढ़े लिखे हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे गौतम बुद्ध नगर से हैं और सबसे कम जो है वो आपके श्रावस्ती से हैं। तो पहली बात हो गई। फिर आपकी बात आती है पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता की जब बात की जाए तो ये कितना है हमारी यूपी में, ये 77% है।
अगर इसकी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर जिले में पढ़े हैं और सबसे कम आपके श्रावस्ती में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। फिर बात आती है महिला साक्षरता। महिला साक्षरता की जब बात की जाए तो ये कितनी है, ये हमारे यहाँ पे वर्तमान 57% है। और इसमें भी कानपुर नगर की जब बात की जाए तो कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा आपकी महिला साक्षरता होती है, जबकि श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में क्या होता है, सबसे कम साक्षरता हो जाती है। बेसिकली इसने पुरुष साक्षरता के बारे में बात की है, तो पुरुष साक्षरता वर्तमान आपके यूपी में 77% है। सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, तो सबसे ज़्यादा साक्षर के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षर वर्तमान में जो माना जाता है वो आपका केरल माना जाता है। ठीक है, केरल की जब बात की जाए तो केरल को हम सबसे ज़्यादा साक्षर मानते हैं। इवन साक्षरता के लिए हमारे यहाँ पे जो प्रावधान है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपके अनुच्छेद 51 का में प्रावधान दिया गया है कि बच्चों के लिए स्कूल का प्रबंध करना ये गार्जियन का मौलिक कर्तव्य होगा। इवन आपके अनुच्छेद 44 की जब बात की जाए तो अनुच्छेद 44 में भी बात की गई है, क्या बात की गई है, अनुच्छेद 45 में बात की गई है। अनुच्छेद 45 की जब बात की जाए डीपीएसपी के अंतर्गत, तो यहाँ पे ये बात किया गया कि बच्चों को शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। और अनुच्छेद 21 का की जब बात की जाए तो इसके अनुसार बच्चों का मूल अधिकार दिया गया कि ये जो 6 से 14 के बच्चे होते हैं इनको निःशुल्क शिक्षा वगैरह उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए ये व्यवस्था आती है। अभी हमने पीछे बताया था सर्व शिक्षा अभियान इसी क्रम में चालू किया गया था 2001 के अंतर्गत, जिसका एक कॉन्सेप्ट था कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका शिक्षक और जो शिक्षा का अनुपात है उसको लेकर के क्या किया जाए, इसे व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो उस सापेक्ष में सर्व शिक्षा अभियान आपका चालू किया गया था 2001 में। ठीक है, तो 77% वर्तमान में क्या है, पुरुष साक्षरता हमारे यहाँ पे देखने मिलती है। नाम की बात की जाए तो एक नाम आता है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो है ये किस नदी पर आधारित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। सब पढ़े सब बढ़े, हाँ बहुत अच्छी बात। कौन सा पोषण सरकार दे रही बच्चों को, हो दादा रे दादा, स्कूल में जाओ ना, नाम लिखा लो कक्षा 1 में, बिनई बिनई तैयारी के लिए थरिया लेके जाना किताब की जगह पे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पे आपका स्थित है, अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम देख मिलता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। पंत सागर बांध की जब बात की जाए तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ पे गोविंद बल्लभ कौन थे, तो ये यूपी के पहले सीएम थे, यूपी के पहले सीएम। और इन्हीं के सम्मान में क्या किया गया है, इसकी स्थापना करी गई है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसका जो संबंध है वह किसके रूप में जाना जाता है, तो ये हमारे यहाँ पे हमने आपको कई बार बताया है कि ये कृत्रिम बांध हो जाता है। और कृत्रिम बांध की जब बात की जाए तो भारत में अब तक का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध माना जाता है। ठीक है, इसको हमारे यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं। इवन एक दूसरा भी नाम लेते हैं, इसको रिहंद सागर बांध भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं, रिहंद सागर बांध की भी संज्ञा दी जाती है। तो रिहंद सागर बांध और गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये दोनों नाम आपका यहाँ पे दिया जाता है। खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात चली है, तो ये आपका हो जाएगा डी। कहाँ से समित होता है, तो ये आपके सोनभद्र से समित है, तो सोनभद्र में इसका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी बेतवा पे कौन है, बेतवा पे आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध की जब बात की जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, माता टीला बांध बोलते हैं, माता टीला बांध की जब बात की जाए तो ये आपको नाम दिख मिलता है। इवन इसी संदर्भ में सुकमा डुकमा डैम, सुकमा डुकमा डैम, परीक्षा बांध, परीक्षा बांध और राजघाट बांध, इन सब नामों की जब बात की जाए तो आपके इसी बेतवा नदी पे आधारित हो जाती है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो कृत्रिम बांध माना जाता है, ये आपके रिहंद नदी के ऊपर आधारित आपको देखने मिलता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोहबर प्रसिद्ध है, पाक व्यंजन के रूप में, लोकगीत के रूप में, चित्रकला के रूप में, या फिर आपके कढ़ाई शैली के रूप में। कोहबर, कोहबर के बारे में तो आपने सुना भी होगा। कोहबर की अगर बात की जाए तो कोहबर के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ फेमस हुआ है तो वो एक रमेश कुमार मिश्रा की जब बात की जाए तो उनकी एक पुस्तक है, आपने बेसिकली उसको नाम भी दिया होगा, क्या नाम दिया जाता है, कोहबर की शर्त। कोहबर की शर्त की जब बात की जाए तो कोहबर की शर्त जो है वह आपके इसके संदर्भ में जानी जाती है, कोहबर की शर्त। कोहबर की शर्त की जब बात की जाए तो उसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण संरचना, मतलब आप कह सकते हो जो एक हमारे बीच में नाट्य कलाओं का एक संदर्भ आपको देख मिलता है, खास करके
जिसमें हम बात करते हैं चलचित्र के बारे में। तो एक चलचित्र जो हमारे यूपी के पूर्वांचल के क्षेत्र से समित है, चौबेपुर और बलियान से, ठीक है? तो एक नाम आता है, ए गुंजा, गुंजा चौबेपुर जाएगी का? बक, हम नहीं जाएंगे। तो कोहबर की शर्त। तो गुंजा और चंदन बेसिक आप कह सकते हो एक ऐसी प्रेम कहानी जो मतलब जिसका कोई ना तो ओर है ना तो छोर है। बेसिकली जहाँ पे आपने देखा होगा एक हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कोहबर, जो आंतरिक रूप से एक कमरा होता है जिसमें पूरी तरीके से सजावट वगैरह तो होती रहती है और उसी में क्या की जाती है, कुछ गेम्स वगैरह खिलाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसके अंतर्गत जो हारता है या फिर जीतता है वो वहाँ पे कुछ एक वचन देता है। तो उसी कोहबर की शर्त को लेकर के यह नाम आपका यहाँ पे रखा गया है। बेसिक अगर देखा जाए तो ये जो कोहबर है, अब तो ये लगभग विलुप्ति के कगार पे है। लेकिन पुराने समय की जब बात की जाए तो पुराने समय में अक्सर इवन अभी भी हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में अगर आप जाएँगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी शादी होती है, इवन शादी विवाह के अलावा खास करके आपने दिवाली का भी नाम सुना होगा, तो इसको एक और भी नाम देते हैं, चौक पूर्णा भी कह देते हैं, ठीक है? हालाँकि चौक पूर्णा कह दें तो ये अपने आप में बड़ा गलत होगा। चौक पूर्णा या फिर जो रंगोली होती है ना, वो अलग मसला है। चौक पूर्णा और जो रंगोली है, वो एक अलग मसला है क्योंकि ये धरातल पे बनाई जाती है। ये जो कोहबर वाला सीन होता है, ये बेसिकली शादी-ब्याह के समय पे दीवाल पे बनाया जाता है और आपने देखा होगा कि मिट्टी, गोबर और कुछ सफ़ेद जो चावल वगैरह होती है, उसका माड़ तैयार करके ये हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से बनाया जाता है। तो प्रॉपर एक कह सकते हो कि जैसे आपने मधुबनी पेंटिंग देखी है, जो बिल्कुल बारीकी से आपकी बनाई जाती है, मतलब आप समझिएगा कि कितना बेहतर हो जाता है कि चावल के जो मतलब पेस्ट होते हैं, हल्दी का जो रंग होता है, गोबर होती है और मिट्टी जो होती है, उन सबको बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है और कुछ ऐसे आपके जो सिंबॉलिक चिन्ह होते हैं, उनको क्या किया जाता है, दीवालों पे उकेरा जाता है। तो शादी-ब्याह के समय पे ये ज़्यादा समय होता है। इवन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे दिवाली वगैरह में भी आपका थोड़ा-सा चलन होता है जिसमें चावल के माध्यम से आपकी बनाई जाती है। तो ख़ासा अगर देखा जाए तो ये कोहबर अपने आप में काफ़ी फ़ेमस है। सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस किया वो गुंजा ने फ़ेमस किया है, ठीक है? तो जहाँ पे मिसर जी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है? तो चौबेपुर और बलियान इन दोनों गाँव की एक कथानक जिसके संदर्भ में ये चित्रकला के रूप में जानी जाती है। काफ़ी फ़ेमस मूवी है हमारे पूर्वांचल की, कोहबर की शर्त के ऊपर आधारित, गुंजा और चंदन के ऊपर आधारित, नदिया के पार। क्या बोलते हैं? नदिया के पार। इवन नदिया का पार जब बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, तो उसी के संदर्भ में आपने सुना भी होगा, एक मूवी और बनाई गई थी बॉलीवुड के माध्यम से, जिसको हम क्या नाम देते हैं? हम आपके हैं कौन? शायद, अगर हम क्लियर हैं, हम आपके हैं कौन? तो ये मूवी भी अपने आप में हिट हुई थी क्योंकि ये हिंदी भाषा में थी तो ऑल इंडिया लेवल पे चली थी। लेकिन नदिया का पार भी जो था ये भोजपुरी भाषा में भले थी लेकिन पूर्णतः अगर देखा जाए तो यह आपको देख मिलता है। कोबर किस पेपर में आएगा? जूता लेके मारेंगे सही हो जाओगे। किस पेपर में आएगा? का लिखा गया है यहाँ पे? अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश के चित्रकला के बारे में का जानते हो तो का बताओगे? थूथुन लेके चले आते हो, समझ नहीं है। हमें पता है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कम से कम इसी बहाने हम अपने प्रदेश की कुछ एक जो विरासत है उसको समझने का प्रयास करें। पिछले दिनों से एक-एक चीज़ ढूँढ-ढूँढ के आपके सामने रखते हैं कि कम से कम अपने प्रदेश को जानो। भाई कुत्ता जैसा आदमी, कहाँ पे पेपर में आएगा? इसी पे हमें गुस्सा आती है। एप्रिशिएट ना कर सकते हो तो कम से कम बगल से निकल जाओ। चौरी चौरा की जब बात की जाए तो चौरी चौरा जनाक्रोश घटना जो होती है वो आपको कहाँ से देखने मिलती है? नामों की जब बात की जाए तो ये नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है किसके रूप में? आधारित करते हुए 1920 में, 1925 में, 1922 में या फिर आपके 1935 में। आज अगर हम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह नाम किसके रूप में देख मिलता है? चौरी चौरा जनाक्रोश। अभी ने तीनों चीज खाली मिला जुला के पढ़ाओ। क्रांति 1857 की, 1922 का चौरी चौरा, 1925 का काकोरी टेन कार्ड, 9 कांग्रेस के अधिवेशन है और उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे एक बसे शहर। बस यही से जीवन पार हो जाएगा। अरे ठीक है, कम से कम क्लास करते हो, यूपी स्पेशल आते हो तो इसी बहाने यूपी के बारे में थोड़ी सी और चीज़ों को जानो। हम भी नहीं उस पे बहुत ज़्यादा प्रकाश डालने का प्रयास करते थे, लेकिन अब हमारे मन में थोड़ा सा एक अलग लगता है कि चलो जब हमारे बच्चे जुड़े हैं तो कम से कम अपनी कला संस्कृति के बारे में जाने ना। हमारे प्रदेश की जो विरासत है, हमें पता है बेरही नहीं पूछी जाएगी, हमें पता है तहरी नहीं आएगा, लिट्टी चोखा नहीं आएगा, कोबर की कभी नाम नहीं ली जाएगी।
जो पूछा जाएगा वो परंपरागत तरीके से जो कजरी है, कहरौआ है, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन फिर भी कम से कम यूपी के बारे में जानूँ तो, कि ये अच्छा हाँ, ये हमारे यहाँ की विरासत है, इसको हमने भी देखा है, हाँ, अच्छा इसको इस नाम से जानते हैं, अच्छा हाँ, इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है। एक जिज्ञासा वाला प्रवृत्ति है। हम बार-बार कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस हमारी क्लास से क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में मिलता है, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। हम कभी इसकी गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर करते हैं कि उस माध्यम से एक जिज्ञासु प्रवृत्ति को हम उस लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो एक कॉन्सेप्ट लेवल है, वो वहाँ तक पहुँचे रहे। बस इस चीज़ को हम चाहते हैं। हमारा कभी मतलब नहीं होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में उठेंगे। आने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। क्योंकि भाई अगर हमारे प्रश्न पत्र क्वेश्चन में आने लगे, तो हम तो परीक्षक हो जाते, किसी सेंटर में चुने गए होते अब तक, वहाँ पे क्वेश्चन बना रहे होते। ऐसा कोई तर्क ना होता है। बस ये है कि एक स्टूडेंट होने के नाते जब चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो हमें लगता है कि इस चीज़ को हमें जानना चाहिए। बस यही मतलब होता है। खैर, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जन आक्रोश की जब बात की जाए, तो जन आक्रोश का संबंध चौरी चौरा की जब बात की जाए, तो ये किसके रूप में जाना जाता है? तो चौरी चौरा की जब बात की जाए, तो आप भी जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण गांधी जी का असहयोग का आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन की जब बात की जाए, तो इस असहयोग आंदोलन के सापेक्ष आपने सुना होगा कि जब 1919-20 में ये आंदोलन चालू किया गया था, और जिसका जो पूरा एक मतलब था, वो ये था कि हमारे यहाँ पे अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत की गई। लेकिन सीन क्या हो गया कि आपके गोरखपुर के निकट आप जाएँगे, तो गोरखपुर के निकट कुछ व्यक्तियों के माध्यम से, लोकल लोगों के माध्यम से राजस्व वसूली के खिलाफ क्या किया गया, लोकल स्तर पे विद्रोह किया गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि नाम आता है भगवान यादव। भगवान यादव। तो सीन क्या हो गया कि विद्रोह का लेवल एक ऐसा लेवल पहुँच चुका था कि जहाँ पे हवाई फायरिंग वगैरह की गई। लेकिन उसी बीच में एक गोली क्या हो जाती है, इस भगवान यादव को लग जाती है। अब जब गोली लग जाती है, तो लोगों में एक आक्रोश आ जाता है, एक गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे विद्रोह के माध्यम में आप कह सकते हो कि गोरखपुर के जितने भी लोग थे, पुलिसकर्मियों को खदेड़ना चालू कर देते हैं। और ये खदेड़ते-खदेड़ते पहुँच जाते पुलिस थाने तक, और यहाँ पे पूरी तरीके से जो पुलिस थाना होता है, तो पुराने समय के जो पुलिस थाने होते हैं, आज की तरीके से पक्के मकान थोड़ी ना थे। घास-फूस के बनाए हुए टेम्परेरी रहते थे, लकड़ी वगैरह के। तो उसको चारों तरफ से बंद करके जला दिया, जिसमें क्या हो गए, 22 पुलिसकर्मी पूरी तरीके से जल करके जिनकी डेथ हो गई। तो 22 पुलिसकर्मी और एक आपके भगवान यादव, मतलब टोटल 23 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई। और इस घटना की कड़ी निंदा हुई। अगले दिन पेपर वगैरह में बड़े लेवल पे पहुँचा। तो जब इस सूचना को महात्मा गांधी को प्राप्त होता है, तो उस दशा में इन्होंने कहा कि भाई ये तो आपने बहुत गलत किया, और इस दशा में हम क्या करते हैं, जो हमने असहयोग आंदोलन चालू किया था, इस असहयोग आंदोलन को हम पूरी तरीके से वापस लेते हैं। तो ये घटना कब की थी? तो ये घटना थी, आप भी जानते हैं, 5 फरवरी। हालाँकि घटना जो थी वो 4 फरवरी रात की थी, लेकिन किताबों में आपको 5 फरवरी का नाम मिलता है। तो 4-5 जो भी आपको मिले, ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922 की ये घटना आपको देखने मिलती है। और 7 दिन बाद, मतलब आप कह सकते हो कि 12 फरवरी को महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया, इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। जब इस आंदोलन को वापस ले लिया गया, तो बहुत सारे लोग जो टॉप लेवल के थे, उनका मानना था कि गांधी जी ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन से हमारे ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव थोड़ी ना पड़ रहा था। भाई सीधी-सी बात है, इन लोगों ने विद्रोह किया, तो इस दशा में हमारे यहाँ पे कुछ अलग-अलग लोगों के द्वारा अपनी पार्टी भी स्थापित की गई, जैसे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की जब बात की जाए, तो ये 1923 में आपके स्थापित की गई, प्रयागराज के अंतर्गत, खास करके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। इसके अलावा अगर देखा जाए, तो आपने सुना होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1924 में। ये आपके कानपुर में स्थापित किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह की जब बात की जाए, तो उनके माध्यम से, क्योंकि इनका मानना था कि देखो भाई, अंग्रेज गलत किए थे, सीधी सी बात, हमारे एक व्यक्ति के ऊपर इन्होंने गोली मारी, और अगर यहाँ पे गोली मारा, तो क्या हम उसका विद्रोह भी नहीं करेंगे? मतलब हम उनको इतनी सबक भी नहीं सिखाएंगे कि आप हमारे लोगों को मार दीजिए, और हम बिल्कुल अहिंसात्मक प्रवृत्ति में बने रहें। तो गांधी जी, ये बिल्कुल गलत बात है, हम आपका यहाँ पे सहयोग नहीं करेंगे। तो हम अपनी दूसरी पार्टी बनाते हैं, जो देश आज़ाद के लिए क्या करेगी, कुछ ऐसी क्रांतिकात्मक घटनाओं को अंजाम देगी। बहरहाल, असहयोग आंदोलन की जब बात की जाए, तो आपके गोरखपुर के रूप में जानी जाती है। खास करके आज वर्तमान में इसको चौरी चौरा जन आक्रोश नाम दिया गया है। कुल मिला जुला के ध्यान रखिएगा, 1922 की घटना थी, तो 2022 में इसके क्या हो गए हैं, 100 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो 100 साल इसके पूरे हो गए थे, तो इस टाइम पे हमारा शताब्दी समारोह भी आपका आयोजित किया गया था।
जैसे अभी आपने सुना होगा जो काकोरी ट्रेन कार्यवाही है, तो 1925 की घटना थी, तो 2025 में इसके 100 वर्ष पूरे होंगे, तो इसका भी शताब्दी समारोह जो है वो आपका चल रहा है पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा फॉरेंसिक लैब स्थापित किया जाएगा। फॉरेंसिक लैब की जब बात की जाए तो गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़ या फिर आपके बनारस में। फॉरेंसिक लैब के बारे में एक सूचना अगर आपको दें तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि अगर आप इस सेशन में जुड़े हैं तो मनई धारण क्लास को लाइक और साझा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फॉरेंसिक लैब के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारे अपराधी प्रवृत्तियों की जब बात की जाए तो आजकल अपराधी चालाक हो गया है, वो भी क्राइम पेट्रोल दुनिया भर का देखा है, तो उसे भी अपराध करने के नए नए गुर मिल चुके हैं। जैसे वो आपने कौन सी एक मूवी देखी थी, अक्षय कुमार की आई थी, जो 2 फरवरी को पणजी चले गए थे मारपीट के, ठीक है। तो उन्होंने कितनी सफाई से लोगों को मारा था क्योंकि उन्होंने मूवी देखी थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फॉरेंसिक लैब का कॉन्सेप्ट वही है कि जो पुराने वारदात होते थे, चक्कू घोंप दिया, बंदूक मार दिया, गला दबा दिया, केबल से तार मार दिया, अब नहीं होता है। अब उसको बल्कि बड़े विधिवत तरीके से व्याख्यात्मक स्वरूप में किया जाता है ताकि पुलिस भी उस चीज़ को ना पकड़ पाए। तो पुलिस पकड़ने के लिए फिर क्या इस्तेमाल करती है? उस कमरे के हाव-भाव के संदर्भ में, जैसे कोई बाल का टुकड़ा मिल गया, कहीं नाखून का टुकड़ा मिल गया, किसी गिलास से आपने पानी पिया हो तो उसपे आपके हाथ के निशान मिल गए, ठीक है? कुछ भी चीज़ ऐसी जो रुमाल वगैरह आपने इस्तेमाल किया, वहाँ पे कुछ आपके अंश मिल गए, तो उस दशा में ये जो आपके डीएनए टेस्ट होते हैं, वो आपके फोरेंसिक जाँच में किए जाते हैं। पहले ये जाँच आपके गुजरात में होती थी, लेकिन अब आप भी जानते हो एक अपराधी तो ऐसा नहीं रहा, हर दूसरे गाँव में अपराधी ऐसे प्रवृत्ति पाए जाते हैं। तो उस दशा में अब इसकी जाँच की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे एक प्रदेश का पहला जो स्थापित किया गया था, वो लखनऊ में स्थापित किया गया है। बेसिक आपने सुना भी होगा, आपके अमित शाह गए थे, इसका शिलान्यास वगैरह भी किया था। तो लखनऊ में आपका पहला फोरेंसिक लैब आपका स्थापित किया गया है। अभी हमारी यूपी का जो दूसरा है, वो संयोग से एक बार फिर से स्थापित करने की बात चल रही है और इसकी स्थापना जो होगी, वो कहाँ पे होगी? वो आपके आजमगढ़ में स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा फोरेंसिक लैब जो होगा, वो आपके आजमगढ़ में स्थापित होगा। अच्छा, यहीं पे गोरखपुर का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि गोरखपुर की जब बात की जाए, तो गोरखपुर में आपने एम्स का नाम सुना होगा। गोरखपुर में आपने आयुष अस्पताल के बारे में सुना होगा, तो इसी गोरखपुर का नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक जीन प्रौद्योगिकी संस्थान भी आपको देख मिलता है। क्या है? जीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, यह आपको देखने मिलता है। जीन के बारे में तो आप भी जानते हैं, जैसे आपका कोरोना बीमारी था, तो कोरोना बीमारी कोई प्रत्यक्ष बीमारी नहीं थी ना, सीधे तौर पे आप कह सकते हो एक वायरस बीमारी थी जिसके बारे में संरचनात्मक अध्ययन की अगर बात की जाए तो लोग उसके लिए काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो ऐसी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए हमारे यहाँ पे 3 संस्थान हैं, जीन प्रौद्योगिकी संस्थान। बेसिक अगर देखा जाए तो ये देश में 3 जो हैं, अगर उनकी बात की जाए तो एक आपका पुणे में पड़ता है, एक आपका दिल्ली में पड़ता है और संयोग से आप कह सकते हो कि हमारी यूपी का जो तीसरा हो जाता है देश का, वो हो जाता है गोरखपुर में। तो वर्तमान में देश में 3 जीन प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, पुणे, दिल्ली और गोरखपुर में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये फोरेंसिक लैब जो आपकी जाँच पड़ताल करने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। तो ये कहाँ से सम्मिलित हो जाएगा? तो यह नाम आपको दे मिलता है आजमगढ़ के अंतर्गत। आजमगढ़ अपने आप में क्यों फेमस है? क्योंकि आप भी जानते हैं, राजा सुहेल देव की जब बात की जाए तो सुहेल देव के नाम से, किसके नाम पे? राजा सुहेल देव की जब बात की जाए तो राजा सुहेल देव के नाम से यहाँ पे एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। राजा सुहेल देव की जब बात की जाए तो सुहेल देव के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय यहाँ पे आपका स्थापित किया जा रहा है। इवन आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? जब हम बात करते हैं एक भारतेंदु संस्कृति केंद्र के बारे में, तो भारतेंदु संस्कृति संस्थान का एक यहाँ पे क्या किया गया है? ब्रांच आपका स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसका एक ब्रांच यहाँ पे आपका स्थापित किया गया है। इसी आजमगढ़ की जब बात की जाए तो इसी आजमगढ़ की धरती पे आपने निजामाबाद का नाम सुना होगा, जहाँ से क्या है, काली मिट्टी की जब बात की जाए तो काली मिट्टी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी फेमस हो जाता है। इवन यहाँ पे अगर देखा जाए तो दुर्वासा ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। दुर्वासा ऋषि के बारे में बताया जाता है कि दुर्वासा ऋषि की जो तपोभूमि है, वो भी आपके इसी आजमगढ़ के रूप में नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में? यूपी की जब बात की जाए तो यूपी को आधारित करते हुए यह नाम ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो आगे का संदर्भ जो है वो यही है कि आजमगढ़ की जब बात की जाए तो आजमगढ़ में क्या होगा, पूर्वांचल की जब बात की जाए तो पूर्वांचल का दूसरा फॉरेंसिक लैब जो होगा वो आपका बनाया जाएगा, जो पुलिस के आपराधिक घटनाओं के साक्ष्य जुटाने में पूरी तरीके से क्या करेगा, इसका मदद करेगा, ठीक है। तो इस संदर्भ में क्या होगा, बलिया, मऊ आसपास के जो जिले होंगे उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपका डेवलप किया जा रहा है पूर्वांचल में। हाँ, पूर्वांचल का ये दूसरा है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि ये जब आपका पूर्वांचल है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, आप यहाँ पे एक शब्द लिख भी सकते हैं, ये पूर्वांचल का दूसरा है।
माफ़ी चाहते हैं इस बात के लिए। ये पूर्वांचल का दूसरा है। तो पूर्वांचल का पहला कौन-सा है? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। पूर्वांचल के पहले की जब बात की जाए तो पूर्वांचल का पहला जो है वो आपके बनारस में स्थापित किया गया है। ठीक है? तो पूर्वांचल का पहला बनारस में और दूसरे की जब बात की जाए तो दूसरा आपके आजमगढ़ में स्थापित होगा। ठीक है? अब आप करेक्ट होइएगा। ठीक है? तो पूर्वांचल का पहला बनारस में और दूसरा आपके आजमगढ़ में। क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पूर्वांचल का पहला ये आपके आजमगढ़ में, दूसरा आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपके आजमगढ़ में। अच्छा, कहाँ-कहाँ पे स्थापित है? तो जैसा कि हमने बताया कि लखनऊ में ऑलरेडी स्थापित हो रहा है। ठीक है? आपके आजमगढ़ में एक स्थापित हो रहा है। आजमगढ़ के अलावा आपके कह सकते हो कि एक आपके बनारस में स्थित है। ठीक है? बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में इसकी स्थापना की गई है। बनारस के अलावा अगर देखा जाए तो यह है आपके आगरा में भी स्थित है। आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में भी इसकी स्थापना करी गई है। तो आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में इसकी स्थापना की गई है और मुरादाबाद की जब बात की जाए तो मुरादाबाद में भी क्या है, ये आपका स्थापित है। तो इस तरीके से अब यूपी के अलग-अलग रेंज की जब बात की जाए तो अलग-अलग रेंज में भी क्या किया जा रहा है, इसकी स्थापना करी जा रही है। और लोकेशन की जब बात की जाए तो और लोकेशन में यहाँ पे इसको अनाउंस किया गया है। जैसे हमारी यूपी में कन्नौज में, कन्नौज के अलावा गाजियाबाद में। ठीक है? तो कन्नौज की जब बात की जाए तो कन्नौज, कन्नौज के अलावा गाजियाबाद, गाजियाबाद के अलावा अगर देखा जाए तो झांसी, झांसी, झांसी के अलावा प्रयागराज। ठीक है? तो झांसी, झांसी के अलावा प्रयागराज, प्रयागराज के अलावा अगर देखा जाए तो आपका फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद के अलावा क्या बोलते हैं, देवी पाटन और देवी पाटन के अलावा मिर्जापुर, देवी पाटन और मिर्जापुर। इन सब लोकेशन में भी क्या किया जा रहा है, इसकी स्थापना की जा रही है। हालाँकि ध्यान रखिएगा कि इतने नाम जो हम आपको बता रहे हैं पूरी तरीके से अगर देखा जाए, तो ये बेसिकली बड़े लेवल के नहीं हैं। मतलब अगर इनकी बात की जाए, तो जो बड़े लेवल के हैं वो आपके लखनऊ का है, बनारस का है और आजमगढ़ का है। इवन आप कह सकते हो कि गाज़ियाबाद का है, मुरादाबाद, आगरा का है। लेकिन बाकी की जब बात की जाए तो बाकी आपके छोटे लेवल के हैं। जैसे आप कह सकते हो कि जैसे अब लखनऊ में जितना अपराध होगा, ज़ाहिर-सी बात है कि लखनऊ एक बड़ा शहर है, तो यहाँ अपराध की संख्या कुछ ज़्यादा होगी। लेकिन अब आप समझिएगा कि जैसे हमारा सिद्धार्थनगर है, नो डाउट सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, यहाँ अपराध की घटनाएँ कितनी होंगी? साल में कहीं 1-2 केस आएगा। तो उस नाते वहाँ पे छोटे लेवल का आपका लैब स्थापित किया जा रहा है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आज की ज़रूरत है, तो आज की ज़रूरत के नाते क्या किया जा रहा है, इसे बड़े लेवल पे आपका स्थापित किया जा रहा है। हालाँकि हमें लगता है कि ऐसे लैब को बड़े लेवल पे आपका स्थापित किया जाना चाहिए और ख़ास करके जाँच-पड़ताल में ये विषय अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अभी आपने एक घटना सुनी होगी, बड़ा मज़ेदार है। मतलब उत्तर प्रदेश के लोग भी क्या-क्या कर देते हैं। एक आपने गोंडा की घटना सुनी होगी। गोंडा की एक घटना है कि एक महिला है जिसकी शादी हुई थी 2017 में। 2017 में शादी हुई थी तो 2017 से 2021 तक वो अपने पति के साथ रह रही थी। अचानक से वो गायब हो गई। अब गायब हो गई तो ससुराल वालों ने, मतलब जो बेटी का पक्ष था, घर वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न, बेटी गायब कर दिया, मार डाला, ये कर दिया, वो कर दिया, जेल भिजवा दिया। 3 साल से बेचारे वो जेल में तम्बाकू बना रहे हैं, ठीक है? अब जब हाई कोर्ट में ये मुद्दा गया 3 साल के बाद, तो पुलिस इसके ऊपर जाँच वगैरह कर रही थी। तो बाद में पता चला वो तो बेटी अपने प्रेमी के साथ रहती है और कहाँ पाई गई? लखनऊ में। तो कभी-कभी हमें लगता है कि कानून का दुरुपयोग है ये। दहेज उत्पीड़न का केस, वो कह सकते हो कि मारने की धमकी और दुनिया भर का बवाला। 21 से लेकर के 24 आपका चल रहा है। 3 साल तक वो घर वाले बेचारे बिना कोई अपराध के जेल में फँसे हैं, खाली एक कानून के कारण। और यहाँ मोहतरमा निपट गई थी, प्रेमी लखनऊ में लेकर के विराजमान थे। बहरहाल अब उनको पकड़ा गया है, लेकिन मतलब क्या ही कहा जाए। कभी-कभी लगता है कि कानून का दुरुपयोग कितना है। नंबी नारायण को जब देखते हैं ना तो वो चीज़ याद आती है। मतलब बताओ कितना तेजस्वी व्यक्ति था, लेकिन यही एक आक्षेपण, एक आपका कानून और उसका गलत दुरुपयोग, तो उस व्यक्ति के पूरे जीवन को, करियर को ही समाप्त कर दिया गया। हम इस कानून की बात नहीं करते, कानून अपने आप में बेहतर है, लेकिन इसका जो दुरुपयोग है, अब ससुराल वालों ने तो कभी जाँच पड़ताल नहीं की कि हमारी बिटिया कहाँ है? क्या उसका कोई पुराना ऐसा संदर्भ था? लेकिन वो 3 साल से बेचारे बिना कोई गलती के, ना एक को पैसा दहेज एक्स्ट्रा माँगे, ना बिटिया को मारे-पीटे और बिटिया अपना निकल गई थी। तो कभी-कभी लगता है शादी-ब्याह करने के पहले हमें लगता है कि भले ही 2-4 हज़ार रुपया आपका पैसा खर्च हो जाए,
कुछ भी हो जाए, लेकिन थोड़ा-सा जो एक कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट होता है ना, पुरुष और महिला दोनों को निकाल लेना चाहिए। या कम से कम बातों में सफाई होनी चाहिए कि भाई देखो ये ऐसा हमारा मसला है, ये ऐसा हमारा मसला है। क्योंकि बाद में जो प्रताड़ना मिलती है ना वो बड़ा मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। चलो ठीक है, ये केस आपके 3 साल के बाद सॉल्व हो गया, तब तो आपको जानकारी मिल गई। अगर यही केस खुदा न खास्ता 10 साल, 20 साल, 50 साल तक लटक जाता तो फिर पूरा का परिवार जेल में ही सड़ जाता, सारा का सारा परिवार चौपट हो जाता। क्योंकि हमारे न्यायतंत्र की तो ये खास बात है ना कि जब कोई विशेष ओकेजन होता है तो वो रात में न्यायालय खुलवा देता है। जब कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं होती तब भी उस पे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है एकदम नज़र बैठाए बैठा होता है कि इसको तुरंत कर देना है। लेकिन जो कायदे की चीज़ होती है ऐसी, ऐसी अनगिनत फाइलें क्या हुई हैं, वो रास्ता देखती रहती हैं, उसके ऊपर धूल जाती रहती है। आज डेट के ऊपर डेट के ऊपर डेट, वो जो तारीख के ऊपर तारीख वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपको देख मिलता है। खैर, क्या ही कहा जाए। तो चलिएगा आज के विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं। यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, यूपी जीके की जब बात की जाए तो यूपी जीके का ये सिद्धार्थ बैच जो है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, 99 रुपए का। हमें हँसी इस बात से आई ना क्योंकि वो गोंडा क्षेत्र है। गोंडा क्षेत्र को बहुत सब पिछड़ा मानते थे अभी तक। इवन पूरे तराई क्षेत्र को भी बहुत सारे पिछड़ा मानते हैं। गोंडा हो, तराई का सिद्धार्थनगर हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, इन सबको लोग मानते हैं यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं। अरे भाई साहब, एक ऐसा काम कर सकते हैं ना जो क्रांति उठा सकती है, सबके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, ठीक है? तो हल्के में ना लीजिएगा अपने आप में तराई लोगों को या पूर्वांचल के लोगों को, ठीक है? वो एक कहावत जिसने भी कही थी बहुत बेहतर कही थी कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, वाक़ई। खैर, चलेगा, आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर आपसे कल के सेशन में, वहाँ पे कुछ नई चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।